नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग दिसंबर 2007 का यूजीसी नेट जेआरएफ का पेपर सॉल्व करेंगे। यह पेपर आगामी टीचिंग एग्ज़ाम जैसे टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, केवीएस, एनवीएस, जीआईसी, एलटी ग्रेड एग्ज़ाम, आरपीएससी फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रेड एग्ज़ाम, बीपीएससी 4.0 एग्ज़ाम तथा असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे और यहाँ से प्रश्न एग्ज़ाम में रिपीट हो सकते हैं तथा इसके अलावा आज की जो यह क्लास है रिवीजन के उद्देश्य से भी महत्वपूर्ण क्लास है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या प्रश्न आज की इस क्लास में हैं। 1 नंबर प्रश्न है, चैम्बरलिन ने लागत की अवधारणा को निम्न रूप में प्रस्तुत किया। किसमें? स्थायी लागत, चलायमान अस्थिर लागत, विक्रय लागत, परिवर्तनशील लागत। तो चैम्बरलिन ने अपनी लागत की अवधारणा में विक्रय लागत की बात की थी अपने सिद्धांत में, तो इसलिए 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी है। अगला 2 नंबर प्रश्न है, यदि वस्तुएं पूर्ण स्थानापन्न हो तो तटस्थता वक्र बन जाती है। तो पूर्ण स्थानापन्न वस्तुओं के संदर्भ में तटस्थता वक्र या तो यल आकार की बन जाएगी या समकोण आकार की बन जाएगी, ऐसे हो सकती है तटस्थता वक्र। तो यह किन वस्तुओं के संदर्भ में है? पूर्ण स्थानापन्न वस्तुओं के संदर्भ में है, तो सी आंसर सही है। अगर तटस्थता वक्र या अनधिमान वक्र की बात की जाए तो तटस्थता वक्र 2 या 2 से अधिक बिंदुओं का ऐसा बिंदु पथ है जिसके प्रत्येक बिंदु पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है, और तटस्थता वक्र या उदासीनता वक्र बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ उन्नतोदर ढाल का होता है जो तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर को व्यक्त करता है। अगला प्रश्न है 3 नंबर, CES उत्पादन फलन निम्न में से एक के नाम के साथ संबंधित है। जॉन रॉबिन्सन, VS मिन्हास, मनमोहन सिंह, AK सेन। तो CES मॉडल जो है वह VS मिन्हास के नाम से संबंधित है, तो 3 का सही आंसर B है। अगला 4 नंबर प्रश्न है, उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम किसने दिया? तो उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम कीन्स द्वारा दिया गया है। कीन्स किस ऑप्शन में है? डी में है। कीन्स ने 1936 में अपनी पुस्तक द जनरल थियरी एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी में लोगों के उपभोग व्यवहार को परिभाषित करने का प्रयास किया, और उपभोग व्यवहार को परिभाषित करते हुए कीन्स ने कुछ बातें कही। उन बातों में जैसे कीन्स ने बताया कि कुल उपभोग की मात्रा कुल आय पर निर्भर करती है। जैसे जैसे कुल आय बढ़ती है कुल उपभोग भी बढ़ने लगता है, पर कुल उपभोग जितना नहीं बढ़ता है, जिससे कि कुल आय में वृद्धि होती है। कीन्स इसे मूलभूत मनोवैज्ञानिक नियम भी कहते हैं। आगे कीन्स का कहना है कि जो बातें वे कह रहे हैं उनके अनुभव पर आधारित हैं और ये वे पूरे ज्ञान एवं आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं कि मानव का उपभोग व्यवहार इसी प्रकार से होता है। मतलब कैसा होता है उपभोग व्यवहार कि कुल आय पर निर्भर करता है मानव का उपभोग, और जैसे जैसे कुल आय बढ़ती है कुल उपभोग भी बढ़ने लगता है, पर कुल उपभोग जो है उतना नहीं बढ़ता है जितना कि कुल आय बढ़ती है। तो यह बातें कीन्स ने अपने मनोवैज्ञानिक सिद्धांत में की थी, उपभोग के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत में कही थी। अगला प्रश्न है 5 नंबर, जब मुद्रा की मांग की ब्याज लोच शून्य हो तब LM वक्र कैसा होगा? Y अक्ष के लंब रूप समांतर होगा, X अक्ष के क्षितिजीय समांतर होगा, सकारात्मक ढलवा सीधी रेखा के रूप में होगा, नकारात्मक ढलवा सीधी रेखा के रूप में होगा। तो जब मुद्रा की मांग ब्याज लोच शून्य हो तो LM वक्र का आकार जो है वह Y अक्ष के लंबवत समांतर होगा। ए आंसर सही है। 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए है। अगला 6 नंबर प्रश्न है, बेरोजगारी की प्राकृतिक दर वह दर है जो यहाँ पर मुद्रास्फीति की दर स्थिर होती है, मुद्रास्फीति की दर अस्थिर होती है, मुद्रास्फीति की दर गिर रही होती है, मुद्रास्फीति की दर बढ़ रही होती है। तो बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के मध्य जो है विपरीत संबंध की बात की गई है। यहाँ पूछा गया है कि बेरोजगारी की प्राकृतिक दर
की स्थिति पर मुद्रास्फीति क्या होती है? तो बेरोजगारी की प्राकृतिक दर पर मुद्रास्फीति जो है वह स्थिर होती है। तो 6 का आंसर सही है ए। अगला 7 नंबर प्रश्न है, छुरीधार समस्या किस मॉडल में है? तो छुरीधार समस्या की बात जो है हैरड अपने मॉडल में करते हैं। तो सही आंसर डी है। 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर डी। अगला प्रश्न है 8 नंबर, संतुलित वृद्धि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो असंतुलित वृद्धि का सिद्धांत जो है वह हर्ट्जमैन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। हर्ट्जमैन असंतुलित विकास के समर्थक अर्थशास्त्रियों में थे। अगला प्रश्न है 9 नंबर, अर्धविकसित देशों में सामाजिक कारक वृद्धि को शिथिल करते हैं, वृद्धि में बढ़ावा देते हैं, वृद्धि को बढ़ावा देते हैं, वृद्धि को अधिकतम करते हैं, निम्न वृद्धि की ओर प्रवृत्त करते हैं। तो अर्धविकसित देशों में सामाजिक कारक जो है वह वृद्धि को शिथिल करते हैं। तो सामाजिक कारक जो है वृद्धि को धीमा कर देते हैं अर्धविकसित देशों में। ए आंसर सही है। अगला प्रश्न है, अपवर्जन सिद्धांत इन पर लागू नहीं होता है। तो अपवर्जन का मतलब होता है बाहर निकालना, किसी को उपभोग से रोकना, और यह काम जो है दिए गए ऑप्शनों में सामाजिक वस्तुओं पर या सार्वजनिक वस्तुओं पर नहीं लागू होता है। बाकी मेरिट वस्तुओं पर लागू होता है अपवर्जन का नियम, निजी वस्तुओं पर लागू होता है और समग्र वस्तुओं पर नहीं लागू होता, सामाजिक वस्तुओं पर नहीं लागू होता। तो इसका मतलब 10 का सही आंसर बी है। अगला 11 नंबर प्रश्न है, कर के अतिभार से बचने के लिए यह होना चाहिए, कर की निम्न सीमांत दर, बी कर की शून्य सीमांत दर, कर की मर्यादित या औसत दर्जे की दर, और डी कर की युक्त संगत सीमांत दर। तो कर के अधिभार से बचने के लिए कर की जो शून्य सीमांत दर होनी चाहिए। तो बी आंसर सही है 11 नंबर प्रश्न का। अगला 12 नंबर प्रश्न है, सार्वजनिक ऋण के शोधन का अर्थ है। तो सार्वजनिक ऋण के शोधन का अर्थ सिंपल है, सार्वजनिक ऋण की अदायगी कर देना सार्वजनिक ऋण का शोधन कहलाता है। तो 12 का सही आंसर ये है। अगला 13 नंबर प्रश्न है, विश्व व्यापार में स्थायी विनिमय दर किस काल के दौरान प्रचलित थी? तो विश्व व्यापार में स्थायी विनिमय की दर जो है 1946 से 1971 के बीच में प्रचलित थी। इसलिए 13 नंबर प्रश्न का आंसर जो सही है वह है सी। अगला 14 नंबर प्रश्न है, WTO समझौते के अनुसार भारत को अपने कुल आयात का कितने प्रतिशत आयात करना पड़ता है? कुल खाद्यान्न का जो है कितने प्रतिशत, कुल आयात का कितने परसेंट कुल खाद्यान्न आयात करना पड़ता है पूछा गया है। तो वह 30% खाद्यान्न भारत को आयात करना पड़ता है अपने कुल आयात का। अगला प्रश्न है 14 नंबर, यूएस डॉलर के विरुद्ध रुपये की जारी दृढ़ीकरण प्रक्रिया के कारण, यूएस डॉलर के विरुद्ध रुपये की जारी दृढ़ीकरण प्रक्रिया के कारण ऑप्शन देखते हैं क्या है इसमें, अमेरिका को भारतीय निर्यात में वृद्धि होगी, बी अमेरिका को भारतीय निर्यात में कमी होगी। तो जब यूएस डॉलर के विरुद्ध रुपया जो है मजबूत होगा तो इससे अमेरिका को भारतीय निर्यात में वृद्धि होगी। तो सही आंसर 15 का बी है। अगला 16 नंबर प्रश्न है, औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति जांच कमेटी 1967 में किसकी अध्यक्षता में गठित की गई थी? तो औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति कमेटी जो है 1967 में सुविमल दत्त की अध्यक्षता में गठित की गई थी 1967 में। तो सुविमल दत्त, एस दत्त, इसमें ऑप्शन है सी आंसर सही है। और एक कमेटी यह 1967 में सुविमल दत्त कमेटी गठित की गई थी, और दूसरी जो कमेटी औद्योगिक लाइसेंस नीति की समीक्षा पर गठित की गई थी वह ए.के. हजारी थी। ए.के. हजारी समिति जो है वह 1965 में गठित की गई थी। तो अगर यह आर.के. हजारी नहीं है, ए.के. हजारी है, और यह 65 में गठित की गई थी, तो इसलिए 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी है। अगला 17 नंबर प्रश्न है, हिंदू वृद्धि दर किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? तो हिंदू वृद्धि दर की बात जो है राजकृष्णा द्वारा की गई है। 17 नंबर प्रश्न का सही आंसर डी है। 18 नंबर प्रश्न है, यदि बीटा 2 गामा है 3 से तो वक्र कहलाता है। तो बीटा 2 अगर ज़्यादा है 3 से तो इसको क्या कहते हैं, दिए गए ऑप्शनों में प्लेटिकुर्टिक, प्लेटोकुर्टिक, मेसोकुर्टिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसे कहते हैं प्लेटेकुर्टिक। बी आंसर सही है। अगला प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है, यदि दो प्रतिगमन गुणांक -0.45 और
0.8 द्वारा दिए गए हैं, तो सहसंबंध गुणांक क्या होगा? तो सहसंबंध गुणांक निकालने के लिए r बराबर होता है √bx इंटू bxy इंटू byx। तो bxy कितना दिया गया है? bxy -0.45 और गुणे byx कितना दिया गया है? bxy ये 0.45 हो जाएगा, byx हो जाएगा 0.8। तो इसकी जब गुणा करेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा, यह माइनस दोनों जगह लगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 0.36 हो जाएगा। तो इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो 0.6 आंसर आ जाएगा। तो इसलिए 19 का सही आंसर जो है वह है ए। 19 का सही आंसर ए है। सहसंबंध गुणांक जो है प्रतिगमन गुणांक का गुणोत्तर माध्य होता है। दोनों प्रतिगमन गुणांक या तो धनात्मक या ऋणात्मक होंगे, और कभी भी एक प्रतिगमन गुणांक जो है धनात्मक तथा दूसरा ऋणात्मक नहीं होगा। इसके अलावा प्रतिगमन गुणांक का गुणनफल 1 से अधिक नहीं होता है। तो यह प्रतिगमन और सहसंबंध के बीच कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। अगला प्रश्न है 20 नंबर। साधन विपर्यय परीक्षण किसको संतुष्ट करता है? तो साधन विपर्यय परीक्षण जो है वह फिशर के सूचकांक को प्रदर्शित करता है। तो फिशर सी आंसर पे दिया गया है, सी ऑप्शन में दिया गया है, तो सही आंसर सी है। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को आर का नाम दिया गया है। प्रश्न संख्या 21 से 30 तक उत्तर दिए गए कोट में से दें। अभिकथन ए क्या दिया गया है? व्यक्ति विनियोग के औसत प्रतिफल को महत्व देता है परंतु उसके प्रतिसरण को पसंद नहीं करता। आर में क्या दिया गया है? सामान्यतः व्यक्ति जोखिम के प्रति अनिच्छुक रहते हैं। तो व्यक्ति विनियोग के औसत प्रतिफल को महत्व देता है परंतु उसके प्रतिसरण को पसंद नहीं करता है, और सामान्य व्यक्ति जो है जोखिम के प्रति इच्छुक रहता है। तो इसमें ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। बी आंसर सही है 21 का। अगला 22 नंबर प्रश्न क्या है? 22 नंबर प्रश्न, अभिकथन क्या दिया गया है? प्रतिस्पर्धात्मक संतुलन से संपूर्ण आउटपुट कारकों के भुगतान में खाली हो जाता है, और तर्क दिया गया है प्रतियोगी स्थितियों में पैमाने के प्रतिफल स्थिर होते हैं। तो ए और आर दोनों सत्य हैं और सही व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए 22 का सही आंसर ए है। 22 का सही आंसर ए है। अगला 23 नंबर प्रश्न है, समृद्धि के नव क्लासिकल मॉडल समृद्धि की स्थिर की भविष्यवाणी करते हैं, और बचत तर्क में दिया गया है बचत विनियोग में समता की कल्पना की गई है। तो समृद्धि के नव क्लासिकल मॉडल में समृद्धि की जो है स्थिर स्थिति की भविष्यवाणी नव क्लासिकल अर्थशास्त्रियों द्वारा की गई है, और बचत विनियोग में समता की कल्पना की गई है। तो इसमें ए और आर दोनों सही और व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए इसका सही आंसर 23 नंबर प्रश्न का ए है। अगला 24 नंबर प्रश्न है, अभिकथन में पी का सेन का पी माप हेडकाउंट रेशियो और पावर्टी गैप रेशो दोनों से ज़्यादा पसंद किया जाता है। सेन को नोबेल पुरस्कार मिला। तो ए और आर दोनों इसमें सही हैं, लेकिन यह व्याख्या नहीं कर रहा है, तो बी आंसर सही है। 24 नंबर प्रश्न का सही आंसर बी है। अगला 25 नंबर प्रश्न है, अभिकथन उदासीनता वक्र क्षितिज के उत्तल होता है। उदासीनता वक्र क्षितिज के उत्तल होता है, उत्तल नहीं अवतल। उदासीनता वक्र अवतल, उदासीनता वक्र हाँ अवतल होता है। उदासीनता वक्र यह इस तरह से बनता है तो यह अवतल हो जाएगा, अगर इस तरह से बनता तो यह उत्तल हो जाता, तो ये तो गलत हो जाएगा ए। ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अपवर्जित है, अपवर्जित नहीं है तो लागू ही होता है, तो यह भी गलत हो जाएगा। तो दोनों इसमें कथन गलत हैं, तो 25 में दोनों कथन किसमें गलत दिए गए हैं? ए और आर दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सत्य, सी बी आंसर सही है 25 का। अगला 26 नंबर प्रश्न देखते हैं, अभिकथन ए में क्या दिया गया है? भूमंडलीय आय असमानता ने प्रवृत्ति में वृद्धि दर्शाया है। तर्क में क्या दिया गया है? प्रेवी सिंगर ने प्राथमिक उत्पादकों और निर्यातों के लिए व्यापार की शर्त में सतत गिरावट की परिकल्पना की है। निम्नलिखित में से सही उत्तर कौन सा है? तो इसमें देखना है, सही उत्तर जो है वह है डी। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है।
तो 26 का सही आंसर डी है। अगला 27 नंबर प्रश्न है, पेशेवरों के लिए श्रम की आपूर्ति वक्र दीर्घीकृत आकार की अवलोकित पाई जाती है। और तर्क में क्या दिया गया है, मजदूरी अनुपयोगिता देती है, इसलिए आय क्षतिपूर्ति की आवश्यकता है। तो 27 में ए और आर दोनों सही हैं और व्याख्या भी कर रहा है। 27 का सही आंसर सी है। अगला 28 नंबर प्रश्न है, कीमत नेतृत्व अव्यक्त है। तो कीमत नेतृत्व अव्यक्त है, ठीक है। खुले कपटमय समझौते अधिकांश देशों में गैरकानूनी है, यह भी सही है। तो इसमें 28 में ए और आर दोनों सही हैं, परंतु व्याख्या नहीं हो रही है, तो इसलिए ए आंसर सही है। अगला प्रश्न है 29 नंबर, क्या कह रहा है, बड़े आकार के सैंपल के लिए सब वितरण समान वितरण हो जाते हैं। बड़े आकार के सैंपल के लिए सब वितरण समान वितरण हो जाते हैं और सभी यथार्थ सैंपल परीक्षणों में मूलभूत मान्यता है कि मूल जनसंख्या जिसमें से सैंपल लिया जाता है मान्य नहीं है। तो इसमें ए तो सही है लेकिन आर गलत है। तो ए सही आर गलत किसमें है, देखते हैं। यह है ए सही आर गलत सी में दिया गया है। तो 30 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी है। सॉरी 30 नहीं 29 का सही आंसर सी है। अगला 30 नंबर प्रश्न देखते हैं। अभिकथन क्या दिया गया है, झारखंड छत्तीसगढ़ उड़ीसा भारत के निर्धनता अभिभूत राज्य हैं। तर्क में दिया गया है, यह राज्य खनिज संसाधनों से समृद्ध है। निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें देखना है, झारखंड छत्तीसगढ़ उड़ीसा भारत के निर्धनतम राज्य हैं, ठीक है। और यह राज्य खनिज संपदा से भी धनी है। तो ए और आर दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। तो 30 का सी आंसर सही है। अगला 31 नंबर प्रश्न है। तो 31 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 31 से 38 तक के लिए सही चिन्ह लगाना है और सही कालानुक्रमित क्रम का विकल्प चुनें। अब इसमें देखना है, कृषि संबंधी लागतों और कीमतों का आयोग, खाद्यान्न जांच समिति, खाद्यान्नों का राजकीय व्यापार और खाद्यान्न नीति समिति। तो इन दिए गए समितियों में सबसे लास्ट में कृषि लागत एवं कृषि संबंधी लागतों और कीमतों का आयोग 1965 में गठित किया गया था। तो सबसे लास्ट में ए जहां होगा वही आंसर सही होगा। तो ए गलत है, ए का मतलब फर्स्ट जहां होगा। बी है, डी सी गलत है, डी। इसके बाद सबसे पहले क्या होगा देखते हैं। तो सबसे पहले जो है खाद्यान्न जांच समिति भी आ सकता है। खाद्यान्न जांच समिति सेकेंड नंबर पे इधर से हो जाएगा। तो बी आंसर सही है। पहले नंबर पे हो जाएगा खाद्यान्न नीति समिति, फिर खाद्यान्नों का राजकीय व्यापार, खाद्यान्नों का बी नंबर होगा आंसर सही। फिर खाद्यान्नों का व्यापार राजकीय व्यापार के साथ खाद्यान्न जांच समिति, तो बी आंसर सही है 31 का। अगला 32 नंबर प्रश्न है, इसको भी सही से व्यवस्थित करना है। किताबों के नाम दिए गए हैं। तो बेल्थाप नेशन एडम स्मिथ द्वारा लिखी गई 1976 में किताब है बेल्थाप नेशन 1976। तो बेल्थाप नेशन थर्ड पहले नंबर पे हो जाएगा। थर्ड 1776 में लिखी गई, 1976 नहीं। इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स जो है यह मार्शल द्वारा 1890 में लिखी गई, तो यह चौथा हो जाएगा। फिर इसके बाद जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी कीन्स ने 1936 में यह किताब लिखी थी। तो 1936 पहले नंबर पे हो जाएगा। फिर इसके बाद 1936 हो जाएगा। और फिर एफिलिएटेड सोसाइटी, यह केनेथ गैलब्रेथ द्वारा किताब लिखी गई 1958 में। तो इस प्रकार से घटते क्रम जो है 1958 सबसे लास्ट में सेकेंड हो जाएगा। तो इसलिए ए आंसर सही है 32 का। अगला 33 नंबर प्रश्न है, वान न्यूमान, केनेथ हैरो, रॉबर्ट लुकास, रॉबर्ट सोलो। तो वान न्यूमान ने गेम थियरी दी इसमें 1929 में। फिर रॉबर्ट सोलो तो 1929 फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट। तो ए गलत है और डी गलत है। फिर रॉबर्ट सोलो 1956 में अपना सिद्धांत देते हैं, तो फोर्थ हो जाएगा। इसके बाद ए और डी गलत है, फोर्थ हो जाएगा इसके बाद। तो सी आंसर सही है 33 का। अगला 34 नंबर प्रश्न देखते हैं। पिकाक वाइजमैन परिकल्पना है, फिर ऐच्छिक
विनिमय उपागम है, लैफर वक्र है, करारोपण के नियम हैं। तो लैफर वक्र की बात जो है 1974-75 के आसपास आर्थर लैफर द्वारा की गई थी। तो सबसे लास्ट में लैफर वक्र थर्ड हो जाएगा, सबसे लास्ट में थर्ड हो जाएगा। फिर इसके बाद वाइजमैन पिकाक परिकल्पना 1961 में आई, तो इधर से हो जाएगा थर्ड के बाद वाइजमैन पिकाक परिकल्पना फर्स्ट हो जाएगा। तो थर्ड के बाद फर्स्ट किस में है, थर्ड सबसे लास्ट में है, थर्ड फिर फर्स्ट। तो थर्ड फर्स्ट इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है, बी आंसर इसमें सही बताया गया है। नहीं, थर्ड सेकंड, ये 33 का तो सी तो सही बताए ही थे। 32 में देखते 34 में देखते हैं, 34 में थोड़ा सा इसको, 34 में क्या था, लास्ट में थर्ड है और फिर फर्स्ट है। हाँ, तो लास्ट में थर्ड और फिर फर्स्ट, या बी ऑप्शन में दिया गया। 34 का सही आंसर बी हो जाएगा। अगला 35 नंबर प्रश्न है, द्विधातुक प्रमाणक, स्वर्ण विनिमय प्रमाणक, स्वर्ण प्रमाणक और डॉलर प्रमाणक। तो इसमें क्या है, द्विधातुक प्रमाणक, स्वर्ण प्रमाणक। इसमें जो है 35 में सबसे पहले फर्स्ट है, फिर थर्ड, फिर सेकंड, फिर फोर्थ। फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, फोर्थ, डी आंसर सही हो जाएगा। डॉलर प्रमाणक जो है सबसे लास्ट में अपनाई गई प्रक्रिया थी विनिमय की। अगला प्रश्न है 36 नंबर, विनियोग का स्पष्टीकरण। विनियोग के स्पष्टीकरण में बचत दर सबसे पहले हो जाएगी। बचत दर फोर्ड में दिया गया है, सी आंसर सही है। इसके बाद ब्याज की दर, फिर सीमांत पूंजी की सीमांत क्षमता, फिर लाभ का स्तर सबसे लास्ट में हो जाएगा। तो आंसर सही हो जाएगा 36 का सी। अगला 37 नंबर प्रश्न है, मिल्टन फ्रीडमैन उपागम, फिशर का उपागम, स्टॉक बैलेंस उपागम और कीन्स का उपागम। तो अगर इन सब उपागमों की बात की जाए तो फिशर ने 1911 में अपना सिद्धांत दिया था। फिशर कहाँ है, फिशर तो सेकंड हो जाएगा, सबसे पहले सेकंड, फिशर पहले सबसे सेकंड हो जाएगा फिशर का, फिर स्टॉक बैलेंस उपागम हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, फिर इसके बाद किन्स का उपागम 1936 फोर्थ हो जाएगा, और फिर मिल्टन फ्रीडमैन 1956 परिकल्पना। तो नीचे से देखिए, फर्स्ट फोर्थ थर्ड सेकंड, तो ए आंसर सही है। अगला प्रश्न है 38 नंबर, भूमि राजस्व का स्थायी बंदोबस्त। तो भूमि राजस्व का स्थायी बंदोबस्त जो है वह 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लाया गया। और फिर इसके बाद ज़्यादा खाद्यान्न उपजाओ अभियान 1942 में ब्रिटिश गवर्नमेंट शासनकाल में चला था। फिर हरित क्रांति 1966 में, और फिर समन्वित विकास कार्यक्रम 1989 में। तो इस प्रकार से सेकंड जो है सबसे लास्ट में रहेगा और फर्स्ट सबसे पहले रहेगा। तो सेकंड लास्ट में, फर्स्ट पहले, तो सी आंसर में दिया गया है। अब आगे के प्रश्न क्या कह रहे हैं, दो सूचियाँ दी गई हैं, एक घटनाओं, सिद्धांतों, मॉडलों, कथनों इत्यादि की है और दूसरी लेखकों, वर्षों की है। एक का दूसरी सूची से मिलान करें और नीचे दिए गए कोडों से प्रश्न संख्या 39 से 46 तक प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो देखते हैं, मिलान करते हैं। 39 क्या है, कार्य करते हुए सीखना। तो कार्य करते हुए सीखने की बात एरो करते हैं, तो ए का मिलान हो जाएगा केजे एरो, फोर्थ से हो जाएगा ए का मिलान। बी, श्रम विभाजन की बात जो है किसके द्वारा की गई है, तो श्रम विभाजन की बात एडम स्मिथ अपने सिद्धांत में करते हैं। तो श्रम विभाजन एडम स्मिथ अपने सिद्धांत में करते हैं। तो एडम स्मिथ किसमें, या जॉर्ज स्टुअर्ट मिल भी श्रम विभाजन की बात करते हैं। तो बी का सेकंड से हो जाएगा। और स्थिरावस्था आनंद के रूप में एडम स्मिथ, और निम्न स्तर का संतुलित फंदा, तो निम्न स्तर का संतुलित फंदा एक से मिलान हो जाएगा। 4 का एक से मिलान किसमें दिया गया, तो अभी तक बी गलत है। और कार्य करते सीखना, ए का मिलान 4 से किसमें है, ए का मिलान 4 से। तो ए और सी में से कोई होगा। बाकी श्रम विभाजन, तो श्रम विभाजन की बात जो है, श्रम विभाजन की बात
जॉर्ज स्टुअर्ट मिल करते हैं, तो बी का मिलान हो जाएगा सेकंड से, तो बी का मिलान सेकंड से हो जाएगा। तो इसमें सही आंसर जो हो जाएगा वह है ए में सही आंसर है। अगला प्रश्न है बड़ा दाब। तो बड़ा धक्का या बड़ा दाब की बात रोडान अपने सिद्धांत में करते हैं। ए का मिलान फर्स्ट से हो जाएगा। छुरीदार समस्या हैरड बताते हैं। स्वर्णिम युग की बात रॉबिन्सन अपने मॉडल में करती हैं। और संचय का स्वर्णिम शासन जो है फिलिप्स अपने सिद्धांत में देते हैं। डी का मिलान 3 से हो जाएगा, तो डी का मिलान 3 से एक ही में है। और बड़ा धक्का नेल्सन करते हैं, तो बी आंसर सही है 40 का। अगला 41 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित का मिलान करें। सूची फर्स्ट सूची सेकंड से मिलान करना है 41 नंबर प्रश्न में। तो H0 द्वारा अस्वीकृत जबकि यह सत्य है, तो H0 द्वारा अस्वीकृत जबकि यह सत्य है, तो टाइप फर्स्ट की त्रुटि हो जाएगी। इसके अलावा माध्य डिग्री ऑफ फ्रीडम के बराबर है, तो माध्य डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है x² के बराबर है। इसके बाद जनसंख्या विषम जाती है, तो जनसंख्या अगर विषम जाती है तो स्त्रीत्व यादृच्छिक प्रतिचयन की बात करता है। और इसके बाद माध्य ज़्यादा है बहुलक से, तो माध्य ज़्यादा बहुलक से है, तो यह हो जाएगा धनात्मक रूप से स्क्वायर्ड वितरण। डी का मिलान थर्ड से हो जाएगा। डी का मिलान थर्ड से सी और डी में दिए गए हैं, ए और बी तो गलत हो जाएंगे। बाकी ए का मिलान सेकंड से सी में है, डी भी गलत हो जाएगा, तो इसलिए सही आंसर जो है 41 का सी है। अगला 42 नंबर प्रश्न है वेल्थ ऑफ नेशन। तो वेल्थ ऑफ नेशन की किताब जो है एडम स्मिथ द्वारा लिखी गई। ट्रीटीज ऑन मनी कीन्स द्वारा लिखी गई किताब है। और इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन किताब जो है जगदीश भगवती द्वारा लिखी गई किताब है। तो वेल्थ ऑफ नेशन ए का मिलान हो जाएगा वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ से। ए का मिलान थर्ड से हो जाएगा। ए का मिलान थर्ड से किस में है, तो ए का मिलान थर्ड से इसी में है, ए में ही है, तो ए सही आंसर हो जाएगा। बाकी प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स एंड टैक्सेशन की बात जो है रिकार्डो करते हैं, तो इसलिए सही आंसर ए ही है 42 का। अगला 43 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित का मिलान करें। विस्तृत होती अर्थव्यवस्था के लिए नियोजन। तो विस्तृत होती अर्थव्यवस्था के लिए नियोजन जो है वह कौन से अर्थशास्त्री बात करते हैं। बाकी अगला देखते हैं भारत का औद्योगिक क्रम विकास, ड्रेन थ्योरी और भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाना। तो भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए VKRV राव समिति का गठन किया गया। तो डी का मिलान हो जाएगा फर्स्ट से, है किसी में डी का मिलान फर्स्ट से, डी का मिलान फर्स्ट से एक गलत है, बी गलत है और डी गलत है, तो सही आंसर सी हो जाएगा। बाकी अगले देख लेते हैं विस्तृत होती अर्थव्यवस्था के लिए नियोजन। तो यह वकील एवं ब्रह्मानंद बात करते हैं। भारत का औद्योगिक क्रम विकास जो है DR गाडगिल द्वारा। तो ए का मिलान हो जाएगा 4 से और बी का मिलान हो जाएगा 3 से। ड्रेन थ्योरी दादा भाई नौरोजी ड्रेन थ्योरी की बात करते हैं। सी का मिलान 2 से हो जाएगा और डी का मिलान जो है भारत की राष्ट्रीय आय की बात VKRV राव फर्स्ट से हो जाएगा। इस प्रकार से सी आंसर सही हो जाएगा 43 का। अगला 44 नंबर प्रश्न है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, यह किन्स की किताब है। तो ए का मिलान 4 से हो जाएगा। तो ए का मिलान 4 से ए ऑप्शन में ही दिया गया, बाकी बी गलत, सी गलत, डी गलत, तो बी सी डी गलत हो जाएंगे, तो ए आंसर 44 का सही है। और आगे देख लेते हैं किताबों के नाम। इकोनॉमिक ऑफ इनपरफेक्ट कंपटीशन। तो इकोनॉमिक ऑफ इनपरफेक्ट कंपटीशन जो है यह किताब जॉन रॉबिन्सन द्वारा लिखी गई है। और स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, तो स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ जो है W रोस्टो द्वारा दी गई अवधारणा है। तो यह सी का मिलान सेकंड से हो जाएगा, तो सी का मिलान सेकंड से है। बाकी स्पेसिस फ्लो मैकेनिज्म, तो स्पेसिस फ्लो मैकेनिज्म जो है यह मिलान हो जाएगा फर्स्ट से, डेविड ह्यूम द्वारा दी गई उदाहरण है। तो इस प्रकार से 44 नंबर प्रश्न का जो आंसर सही मिल रहा है वह ए है। अगला 45 नंबर प्रश्न है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की बात कौन करता है दिए गए अर्थशास्त्रियों में, तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की बात करता है कार्ल मार्क्स। ए का मिलान थर्ड से हो जाएगा, तो ए गलत, बी गलत। बाकी ग्लोबलाइजेशन
एंड इट्स डिसकॉन्टेक्स्ट। तो ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स डिसकॉन्टेक्ट्स, यह जो बात है वह किसके द्वारा कही गई? यह बात जो है जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ द्वारा की गई है। तो बी का मिलान हो जाएगा सेकंड से, तो सी आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद है थ्योरी ऑफ अल्टीमम करेंसी एरिया। तो थ्योरी ऑफ ऑप्टिमम करेंसी एरिया रॉबर्ट मुंडल बात करते हैं। तो सी का मिलान हो जाएगा फर्स्ट से। और एसेज इन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, एसेज इन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की बात जो है मिल्टन फ्रीडमैन करते हैं, इसलिए इसका मिलान जो हो जाएगा मिल्टन फ्रीडमैन, डी का मिलान हो जाएगा फोर्थ से। तो इस प्रकार से 45 का सही आंसर जो है वह सी है। 45 का सही आंसर सी है। अगला 46 नंबर है निम्नलिखित का मिलान करें। प्रवृत्ति, तो प्रवृत्ति जो है समय सारणी की बात करता है। परिवर्तन का गुणांक, तो परिवर्तन का गुणांक वह SD/मीन × 100 होता है। माध्य NP, तो माध्य NP जो है द्विपद माध्य है। और सममित वितरण, तो सममित वितरण जो है सामान्य माध्य है। तो डी का मिलान सेकंड से, डी का मिलान सेकंड से सब ऑप्शन में दिया गया है। और सी का मिलान जो है फोर्थ से द्विपद हो जाएगा। तो ए गलत हो गया और गलत हो गया सी। अब आगे देखते हैं प्रवृत्ति। प्रवृत्ति क्या करती है? प्रवृत्ति ए का मिलान किससे होगा? प्रवृत्ति समय सारणी की बात करती है, थर्ड से हो जाएगा। ए का मिलान थर्ड से किसमें है? ए का मिलान थर्ड से सिर्फ डी में दिया गया, तो डी आंसर सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न का। इस प्रकार से आज की क्लास में हम लोगों ने 46 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व किया। यह प्रश्न UGC नेट दिसंबर 2007 में आयोजित परीक्षा का पेपर है। यह क्लास आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है तथा रिवीजन के लिए भी यह क्लास महत्वपूर्ण है। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों तक शेयर करें।